for joining us. Namaskar, Jai Siya Ram. Thank you. Thank you. Pleasure. Yeah, but still, the BJP, it'll still have to be a tightrope. You can't really do what you did earlier. Let's be very clear. You have to keep everybody happy, unless you decide to bring in 49 or 50 Congress MPs over to your side, which can also happen. It's happened before, it might happen again. At the moment with us, Mr. Arun Sawant from the Shiv Sena, the Eknath Shinde se. Arun Sawant. Mr. Arun Sawant साहब, नमस्कार. नमस्कार सर, प्रदीप जी, नंबियार जी. नमस्कार सर, हाउ आर यू सर? कैसे हैं सर? आई एम फाइन. तो सर, एकनाथ शिंदे साहब ने तो एकदम काम शुरू कर दिया जैसे चुनाव खत्म हुए. वो सोयाबीन फार्मर्स और जो कॉटन के फार्मर्स हैं, सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं और अनियन फार्मर्स हैं, उनको कॉम्पनसेशन एकदम अनाउंस कर दी. मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उनको बढ़ भी जाएगी. और कितने का पैकेज है सर? 1,60,000 करोड़ का शायद पैकेज है, ऐसा कुछ. बिल्कुल सही. Which is absolutely fantastic. But I hope it happens very very quickly. क्योंकि अभी क्या है, मानसून आ गई है सर. मतलब मुंबई में तो आ गई है मानसून और कोंकण में भी आ गई है. बाकी हर जगह भी बारिश की बहुत अच्छी खबर आ रही है हर जगह से. तो लिहाजा मुझे लग रहा है इस बार ये साल शायद अच्छा जाएगा. आपको क्या कहना है इसके बारे में सर? सावंत साहब बताएं. बजाज जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं. 18वीं आपको, हमको, पूरे देशवासियों को 18वीं लोकसभा का गठन हो गया. मंत्रिमंडल बैठ गए, अपना कामकाज शुरू किए. जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ राव शिंदे जी ने इलेक्शन के रिजल्ट के नेक्स्ट डे ही उन्होंने काम शुरू किया है, उसी प्रकार से वहाँ केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए सरकार है, उसने भी इमीडिएट किसानों के लिए काम शुरू कर दिए हैं. गरीब लोगों को आवास की योजना जो थी वो शुरू कर दी है. मतलब किसानों से ही उन्होंने केंद्र में भी कामकाज का शुभारंभ किया और राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने भी किसानों का साथ देने के लिए यहाँ पे शुरुआत कर दी है. ये एक खुशी की बात है. और जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री काम को लग गए हैं, ये तो बात ऐसे ना बजाज जी, मुख्यमंत्री इस राज्य के जो है उनकी एक खूबी है. वो जिस दिन से वो 2 साल पहले जब उन्होंने कार्यभार संभाला था एज ए मुख्यमंत्री, उसी दिन से उन्होंने कामकाज शुरू किया है और ना वो कभी रुके हैं, ना वो कभी थके हैं. यही इसीलिए महाराष्ट्र की जनता उनको प्यार करती है और इसीलिए आज हमें एक अच्छा मैंडेट लोगों का यहाँ पे मिला और 15 में से 7 सीट हम जीते. No, there's a criticism within the party. कुछ लोग बोलने लगे शिवसेना की कि जो यूनियन कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन आपके पार्टी को ढंग से नहीं मिला. बोले कि बहुत सारे नॉर्थ में और साउथ में पार्टी जो एक थे उनको कैबिनेट रैंक मिले. आप यू परफॉर्म एक्सीडिंगली वेल फॉर अ पार्टी दैट इज नियरली 2 years old एंड यू स्कोर्ड 7 out of 15 कॉन्टेस्टेड. जबरदस्त आपका था एंड बड़े बड़े विक्ट्रीज थे. एकनाथ शिंदे जी की खुद 2-3 जिस प्रकार, तो इन स्पाइट ऑफ दैट यू गॉट अ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट. तो हाउ डू यू सी, बहुत रिएक्शंस आ रहे विद इन द पार्टी कि थोड़ा व्यवहार आपसे गलत हुआ. हाउ डू यू सी दैट अरुण सावंत साहब? प्रदीप जी, काफी बातें हो रही है. ज्यादातर बातें तो हमारे जो विरोधी दल है, जैसे कि उभाटा शिवसेना, आपको मालूम ही होगा, उनकी ओर से हो रहे हैं. और उसमें भी खास करके इस देश का एक सबसे बड़बोला जो प्रवक्ता है, जो अपने आप को महापंडित ज्ञानी समझते हैं, संजय राउत, उसकी ओर से हो रही. आज देखिए, जो भी हमें मिला है हम उसमें खुश है. ये बात ठीक है कि हम इससे भी कुछ ज्यादा लेने के हकदार थे. लेकिन एक बात सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो गठबंधन है वो कुछ लेन देन के ऊपर नहीं हुआ है. हमने शिवसेना हमारी जो है वो हमने बाला साहब ठाकरे के जो विचार है उन विचारों को लेकर हम आगे बढ़े हैं. उनके जो विचार थे, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी थी शिवसेना को, वो लेकर शिवसेना को मजबूत करने के लिए, मराठी मानुस और हिंदुत्व को जिंदा रखने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आज हम एनडीए सरकार में शामिल हुए. ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमें कैबिनेट मंत्री देते तो और भी अच्छा होता. लेकिन हम लोग अभी भी खुश इसलिए हैं क्योंकि हमने इनका जो साथ दिया है वो हमने कोई भी डिमांड नहीं रखा था कि हम अगर आप हमें अगर ये देते हैं
तो ही हम आपको साथ देंगे। बाकी जो दल आए हुए हैं उनका कैसे प्रदीप जी, वो एनडीए में तो थे ही नो डाउट, लेकिन उन्होंने उनके साथ बार्गेनिंग की है कि हमें आपको ये देना पड़ेगा। पिछली बार भी हम आपके साथ सत्ता में थे, तभी हमें आपने मौका नहीं दिया था, लेकिन इस बार हमारी वजह से, हमारे पार्टियों की वजह से एनडीए की सरकार बनने वाली है और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान पद की शपथ ग्रहण करने वाले, इसलिए उन्होंने कुछ डिमांड रखी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था आप जो भी देंगे हमें मंजूर है, क्योंकि हमने कोई भी आपके पास शुरू से डिमांड नहीं रखा था। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है हिंदुत्व को जागरूक रखने का, महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और महाराष्ट्र के विकास के साथ साथ इस देश में एक मजबूत सरकार और एक मजबूत नेतृत्व देना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। उस बेसिस के ऊपर हम आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, एनडीए के साथ है, इसीलिए हमने कोई भी उसके ऊपर टिप्पणी की नहीं है। और जो भी एक हमें मंत्री पद मिला है वो भी मंत्री पद हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल रखते हुए, एक हमारा जो सीनियर नेता है, सीनियर कार्यकर्ता जो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के सांसद बन के संसद में चला गया, उसको चुना है। यही हमारे मुख्यमंत्री का बड़ा साहब, बहुत स्पेकुलेशन चल रही है हर जगह पे कि हो सकता है एकनाथ शिंदे जी के साथ जितने भी लोग आए हैं शायद वो उद्धव ठाकरे जी के साथ टच में हों। ये भी बात हो रही है कि शायद वापस चले जाएं, शायद बहुत लोगों की घर वापसी हो जाए, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे जी की खुद की घर वापसी हो जाए, वो एनडीए में आ जाए, ऐसी बात चल रही है। सावंत साहब आप बताएं ये क्या है? देखिए प्रदीप बजाज जी, काफी बातें हो रही। मैंने क्या कहा, आप आए दिन सुबह 8 बजे अगर आपका कोई भी टीवी चैनल खोलते हो तो आपको उबाटा शिवसेना के प्रवक्ता जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, सुबह सुबह आते, किसी एक गार्डन में खड़े रहते, सामने सुबह सुबह उनके सामने काफी पत्रकार आते, उनका मनोरंजन करते। वो आप देखिए अभी उन्होंने कल से क्या शुरू की है, 2 बाबू मिलकर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के साथ शामिल हुए हैं और एनडीए का सरकार चला रहे। 2 बाबू यानी कौन, एक चंद्रा बाबू और एक नीतीश बाबू। आज उनके साथ नीतीश जी और चंद्रा बाबू नायडू नहीं गए, इसलिए आज वो उनको भला बुरा कहने में लगे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू जी की जो सरकार आई है वो सरकार कुछ ही दिनों में गिरेगी। ये जो एनडीए की सरकार है वो कुछ ही दिनों में गिरेगी। चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू, इनको हम काफी नजदीक से जानते हैं, हम हर दिन उनके टच में, क्योंकि इतने महीनों से वो हमारे साथ थे। मतलब इन्होंने ये कोशिश पहले दिन से शुरू की, खास करके ये संजय राउत ने, कि किसी भी प्रकार से चंद्रा बाबू, नीतीश बाबू और एनडीए की जो सरकार है उसमें कैसे झगड़े लगाए जाए और जल्द से जल्द ये जो देश की सरकार है एनडीए की, उसे कैसे अस्थिर किया जाए, उसके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, सुपारी ली है और वो काम को लग गए। आए दिन वो ये कहते हैं कि हमने सुपारी ली थी, मतलब हमारी शिवसेना ने, और हम वहां पे चले गए। लेकिन असली सुपारीबाज कौन है ये उनकी बातों से देश की जनता जान रही है। और पहले दिन से वो इस कोशिश में लगे कि किसी भी प्रकार से जितना जल्द हो चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू, ये 2 बाबू, इनका साथ छोड़े और हमारे पास आए। उनको क्या दिया है एनडीए सरकार ने, उनको तो एकदम गया गुजरा मंत्रालय दिया है। मतलब जैसे ये इनके पास आने के बाद इनको वो चांद और तारे तोड़कर देने वाले संजय राउत ऐसी बातें कर रहे हैं। आज एक मिनट सर, ये संजय राउत जो है उसकी परिस्थिति अभी ऐसी हुई है कि जल में से अगर किसी मछली को आप बाहर रखें तो कैसे फड़फड़ी, किसी मेंटली रिटायर्ड आदमी के प्रकार से हर आए दिन बात कर रहा है। उनका अभी एक ही लक्ष्य है कि हर दिन अभी आप चंद्रा बाबू और नीतीश बाबू को कैसे तोड़े पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के पास से, और ये सरकार टूटे बिखर जाए और फिर एक बार हमारी सरकार कैसे आए कांग्रेस के साथ मिलकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में समझो ऐसा होगा तो कभी नहीं, लेकिन अगर उनकी अपने कांग्रेस के साथ सत्ता बनती तो पंतप्रधान ये संजय राउत को बनाना चाहिए। इस प्रकार से वो आए दिन आजकल तो बात नहीं कर रहे अरुण सावंत साहब। नाना पाटोले जी का फोन उद्धव ठाकरे जी नहीं उठा रहे,
नहीं उठा रहे। हाँ बार बार फोन किए मगर नहीं उठा रहे। अभी कुछ देर पहले मैं नाना पटोले जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो नाना पटोले जी को कुछ जो एंकर हो तो ये पूछ रहे थे कि आपकी बात क्यों नहीं हो रही उनके साथ। आपका तो हर एक जो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए हैं वो उनके घर पे जाके बुके दे रहे हैं, फूल गुच्छे दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं उनको, और आपका और उनका बात क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्या गड़बड़ है? आप और उनमें दोनों में क्या बन नहीं रही है क्या? आप दोनों में झगड़े हो रहे क्या कांग्रेस और उबाटा शिवसेना में? तो उसको वो टाल रहे हैं, लेकिन अंदर से ये दो पार्टियों में भी अभी से ही अनबन बन रही है। लेकिन संजय राउत के वो ध्यान में भी नहीं रहे। संजय राउत का सिर्फ एक ही बात के ऊपर कंसंट्रेशन है, या उसको शायद सुपारी दी रहेगी कि आप यहाँ का अभी भूल जाओ, महाराष्ट्र को आप भूल जाओ, आप आंध्र प्रदेश में कैसा झगड़ा होएगा चंद्रबाबू में और उसकी जनता में, या नीतीश बाबू के साथ और बिहार की जनता के साथ कैसा झगड़ा होए, या दो बाबू और नरेंद्र मोदी जी एनडीए सरकार, इनमें कैसा झगड़ा है, उसके लिए काम करो। हर आए दिन आप इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करो। जो काम आपको पहले सौंपा था वो काम आपने अच्छी तरह से किया है, अभी आप इस काम को लग जाओ। उन्होंने क्या किया था इस इलेक्शन में? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर पूरे देश में वो जो डर पैदा किया आदिवासी जनता में, मुस्लिम समाज में, उसके बाद हमारे SC ST शेड्यूल कास्ट की जनता में, उन्होंने जो डर पैदा किया घटना को बदल देंगे, आरक्षण रद्द होगा, ये डर की वजह से जनता में एक भ्रम पैदा हुआ, और उसी भ्रम के कारण ये महाविकास आघाड़ी या इंडी का जो गठबंधन है वो कुछ ज्यादा वोटों से जीत के आया है। तो अभी ऐसा एकनाथ शिंदे जी, he has performed exceedingly well, जबरदस्त परफॉर्मेंस। महायुति को अगर उठाया तो एकनाथ शिंदे जी ने उठा लिया, फंटास्टिक। एकनाथ शिंदे जी ने यह भी एक्सेप्ट कर लिया कि फार्मर्स स्पेशली अनियन फार्मर्स, सोयाबीन फार्मर्स, कॉटन फार्मर्स और मिल्क उत्पादक, इनके हमने शायद कुछ कमियां रह गए, एंड दे हैव अफेक्टेड द पोल्स फॉर महायुति। उन्होंने एक्सेप्ट कर। शरद पवार जी ने भी यही बोला था कि अनियन फार्मर्स आर गोइंग टू कॉज डैमेज टू द महायुति। और आगे शरद पवार साहब ने कहा कि ये जो निचला स्तर पे पॉलिटिकल डिबेट्स होने लगा है, that is the biggest cause because महाराष्ट्र की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ना हाउ डू यू शरद पवार जी का इस कमेंट को आप देखते? फार्मर्स में एकनाथ शिंदे जी ने एक्सेप्ट कर दिया कि हमारा भी थोड़ा फार्मर्स की तरफ से थोड़ा नजरअंदाज हो गए, अनदेखी हो गए। हाउ डू यू सी शरद पवार स्टेटमेंट? सर देखिए, शरद पवार जी बहुत बड़े नेता है इस देश के, उनके ऊपर मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई क्या है, जो ओनियन का जो इश्यू था इस महाराष्ट्र में या कई अन्य में, और कब शुरू करना चाहिए, कब आयात करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, इसके कुछ मुद्दे होते हैं। उसी वक्त यहाँ के रेट के ऊपर भी असर होता है, और या इंटरनेशनल रेट कम होते हैं तो यहाँ पे कम होते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में महाराष्ट्र के ओनियन उत्पादक जो हमारे किसान हैं उनका काफी नुकसान हुआ। कहीं पर तेज बारिश हुई तो कहीं पे अवर्षण था। अभी इस वक्त तो महाराष्ट्र में बारिश जल्दी शुरू हुई है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस साल जो मौसम है वो काफी अच्छा होने वाला है। 99% बारिश इस बार महाराष्ट्र में या देश में होगी, ऐसा जो है ये होता है हवामान खाता जो उन्होंने एक अंदाज अपना बताया हुआ है, तो उसका एक हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पर किसानों को जो तकलीफ हुई उसकी वजह से भी हम कुछ विभागों में हमें जो मतदान है वो काफी कम हुआ। और दूसरी बात, जो अच्छे कामकाज पिछले 2 साल में मुख्यमंत्री ने एज ए महायुति, उसका जो फल मिलना था फलस्वरूप वो मतदान में हमें हुआ है। कुछ जगहों पे हमने जो हमारे जो उम्मीदवार थे उनको उम्मीदवारी मतलब उनका डिक्लेयर करने में काफी देरी की, हमने सोचते बैठे हम, वो गलतियां हुई। और काफी जगहों पे 99 जगह पर ये जो विरोधी पार्टियों के पास से जो भ्रम पैदा किया गया उसका नतीजा है कि मुंबई जैसा शहर लो या मालेगांव जैसा शहर लो, औरंगाबाद लो, कई जगहों पे जो माइनॉरिटी समाज जो होता है उन्होंने डर की वजह से शिवसेना को और कुछ अन्य पार्टियों को मतदान किया है। उस वजह से हमें कम मतदान हुआ है। Manoj Jarange Patil ji is going to be a big issue because
आप लोकसभा में in spite of Eknath Shinde's best performance you could not reach that what you should be, or same thing is going to happen if you're not taking care of Manoj Jarange Patil's agitation. Already he's on hunger strike, already चालू कर दिया है, और मराठा वोटर्स ने बहुत सारे स्पेशली बीजेपी के जिस दिग्गज नेताओं को हरा है, जिसमें पंकजा मुंडे, मुनगंटीवार, बाणस राव साहेब दानवे, भारती पवार, नवनीत राणा, कपिल पाटिल, दिग्गज नेता हारे हैं सावंत साहब. Now how are you going to take care of Jarange Patil? Maratha votes are essential. How are you going to do it for the Vidhan Sabha? Because अक्टूबर में शायद चुनाव है विधानसभा का. प्रदीप जी, मनोज जरांगे पाटिल एक सच्चा कार्यकर्ता है, मराठा नेता है. हमने हमें हर वक्त उनका मान सम्मान किया है और आगे भी करेंगे. देखिए, ये जो आंदोलन चल रहा है मराठा समाज के हित के लिए, आरक्षण के लिए, उस आरक्षण का साथ इस सरकार ने मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के रूप में काफी अच्छी तरह से दिया था. काफी अच्छी तरह से हम लड़े और इसीलिए 10% जो आरक्षण है मराठा समाज के लिए वो हम खींचकर लेके आए. किसी भी अन्य समाज को तकलीफ ना देते हुए हमने ना तो ओबीसी समाज को तकलीफ दिया है, ना हमने किसी और समाज को तकलीफ दिया है. और ये आरक्षण हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लेके गए. आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है और उसके ऊपर आगे की कार्यवाही चल रही है. लेकिन काफी सालों से इस राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, आदरणीय शरद पवार जी की सरकार थी, कांग्रेस के जो कई अन्य मुख्यमंत्री थी उनकी सरकार थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मराठा समाज के हित के लिए या आरक्षण के लिए काम नहीं किया. हमेशा उन्होंने सर ये संदेश पहुंचा नहीं है ना ठीक तरीके से. जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है. आज तक कभी भी कांग्रेस की जो सरकार रही है या कांग्रेस एनसीपी की दोनों की जो सरकार रही है, उन्होंने मराठा समाज के लिए कभी भी आरक्षण के लिए जिस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए था नहीं किया है. इसमें कोई दो राय नहीं है. वो सबसे पहली बार एक गंभीरता से इस पर प्रयत्न किया गया एकनाथ शिंदे जी के आने के बाद. लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये जो बनती है, जो प्रदीप जी असल में पूछ रहे हैं आपसे, कि भाई भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्दशा कैसे हो गई, 23 सीटों से 9 सीटों पर कैसे आ गए सर, ये तो बताइए, ये कैसे हो गया प्लीज. बजाज जी, भारतीय जनता पार्टी हो या हम हो, भारतीय जनता पार्टी सर आपकी परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रही है. आपकी परफॉर्मेंस तो 7 सीटें आई हैं सर आपकी, मतलब इट्स फैंटास्टिक. जी बोलिए. बजाज जी, भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन में टोटल 28 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे. 34 सर, 34 भारतीय जनता पार्टी के 34 थे. 15 आपके थे, 34 शायद आपके थे, और 4 थे इनके. क्या जो भी हो सर, हो सकता है आप ठीक बोल रहे हो. जी बोलिए. हाँ जी, 28 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, हम 15 जगहों पर थे. और आपको मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और आदरणीय राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार दादा, हम तीन पार्टियों ने मिलकर काफी अच्छी मेहनत की थी. लेकिन पूरे देश में इस बार जो हुआ है, जो गलत प्रचार किया गया, कुछ नेताओं ने कुछ टिप्पणी की थी आरक्षण के और घटना के बारे में, लेकिन वो कोई ना तो वो कोई प्रवक्ता थे कानूनन किसी पार्टी के. हम तीनों में से गलती से उन्होंने कुछ बातें की थी, उसी बातों को एनडीए ने पूरे देश में फैलाया, गलत प्रचार किया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी या ये जो हमारी एनडीए सरकार है वो अगर 400 पार करती है तो इस देश की घटना को उन लोग टोटली बदल देंगे. ये जो घटना है वो घटना उन लोग आदिवासी हो या एससी एसटी के हो या फिर माइनॉरिटी के, उनके खिलाफ में करेंगे. उसी प्रकार से आरक्षण को इन लोग पूरे देश से रद्द करेंगे. तुम्हारा आरक्षण चला जाएगा, आदिवासियों को कोई भी बेनिफिट मिलेगा नहीं. इस प्रकार से गलत बातें फैलाकर उन्होंने जो डर पैदा किया वोटर्स के मन में, उसी की वजह से पूरे देश में हलचल हुई. पहली बार ऐसा हुआ और उस वजह से महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में कई जगहों पर इसका असर हुआ. और यही मूल कारण है कि भारतीय जनता पार्टी
जो इतना अच्छा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही थी, यहाँ महाराष्ट्र में हम शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी हो, काफी अच्छा कामकाज 2 साल में होने के बावजूद भी ये 3 बातों की वजह से माइनॉरिटी समाज के मन में डर पैदा हुआ और उस डर के कारण वो एक गट्ठा मत जो है उन्होंने मुंबई में हो या महाराष्ट्र में शिवसेना को किया। शिवसेना को मराठी मत या हिंदू मत जो हर साल मिलते थे उतने ही मिले और वो पार्टी ऐसा करे कि मुंबई हमारी है। आपको अगर मालूम होगा तो इस मुंबई में हो या इस महाराष्ट्र में, महाराष्ट्रीयन मत जो भी है वो सारे के सारे मतलब ज्यादा परसेंटेज में मतदान जो है वो एकनाथ शिंदे जी को हुए, उनकी शिवसेना को हुए, भारतीय जनता पार्टी के हुए। लेकिन इन लोग अभी भी इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमें पूरा जो मराठी वोट है वो हमारे साथ है और इनके साथ कुछ भी, मतलब जो आए हर दिन इनके जो प्रवक्ता है या इनके जो मुख्य नेता नंबर्स है के वो हिसाब अभी से भी अगर देखते हैं सर, अगर अंकों के हिसाब से अगर देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 9 सीटें आई, 9 बराबर, बिल्कुल आपके पास 7 आई हैं और अजीत दादा पवार के पास 1 बराबर। और सामने अगर आप देखें कांग्रेस के पास 13 + 1 जो सांगली की सीट है वो भी उन्हीं के पास आ गए वापस, तो 14 हो गई। आदरणीय सम्माननीय अपने उद्धव ठाकरे जी के पास 9 हैं और शरद पवार जी के पास 8। तो लिहाजा सर आंकड़ों से अगर देखा जाए, अगर सिर्फ अंकों का खेल देखा जाए तो एमवीए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है उसकी परफॉर्मेंस आपसे ज़्यादा अच्छी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि भले ही अल्पसंख्यकों ने यानी मुसलमानों ने एक ही तरफ वोट किया हो सकता है शेड्यूल ट्राइब्स ने भी एक ही तरफ वोट किया हो, लेकिन इसमें गलती किसकी है? गलती तो आपकी है ना, कम्युनिकेशन में गलती है ना सर, बीजेपी की। एकनाथ शिंदे साहब ने तो अपना काम किया है, आपने अपनी सीटें जीती हैं, लेकिन सामने जो पार्टी का जो मेन इंजन है अलायंस का, वही अगर इस तरीके से परफॉर्म करेगा तो बाकी सब क्या करेंगे? सावंत साहब। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ बजाज जी। देखिए अभी भी आप वोट शेयर के मामले में अगर मुझे पूछते हो तो जितना भी वोटिंग आज की तारीख में हमें हुआ था उसमें हम सिर्फ पिछले इलेक्शन से हम महाराष्ट्र में सिर्फ 1.5% वोट हमें कम मिले। मगर अगर हमें महाराष्ट्र में अगर विधानसभा हमें जीतनी होगी तो ये जो वोट शेयर अभी हमने लिया है उसको बरकरार रखते हुए हमें सिर्फ 1.5% वोट को बढ़ाना है और वो कोई इम्पॉसिबल चीज है नहीं। हम उसे मेहनत करके और हमारी जो तीनों गठबंधन जो हमारा है महायुति का जो कामकाज पिछले 2 साल में हमने किया था, सच्चाई से किया था, लोगों के हित के लिए किया था, वही कामकाज हम आगे जारी रखेंगे और 1.5% वोट के हम 5% ज्यादा वोट लेने की ताकत रखते हैं आने वाले इलेक्शन तक। और हम पूरी तरह आने वाला जो विधानसभा है वो हम बाजी मारेंगे और इस राज्य में आपको महायुति सरकार दिखाई देगी, आप देख लीजिएगा। अरुण सावंत साहब, हाउ डू यू सी राहुल गांधी जी का कमेंट? राहुल गांधी जी का कहना है कि इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट मोदी। उनका कहना है कि 60% ऑफ द इलेक्टोरेट हैज वोटेड अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। बोले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉस्ट 63 इंपॉर्टेंट सीट्स, 63 इंपॉर्टेंट सीट्स हार गए, जिसमें मंत्री थे स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह, अजय मिश्रा, राजीव चंद्रशेखर। राहुल गांधी लिस्ट लेके बैठा है ना। हाउ डू यू सी, इज द मैंडेट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी? सावंत साहब। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के विरोध में अगर इस देश की जनता होती तो इस देश की जनता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को हद पार कर देती, उनको फिर से वो पंतप्रधान पद के ऊपर चुनती नहीं। इस बार डर की वजह से देश की जनता ने ये देखा है कि घटना मतलब हमारे देश की जो घटना है उसे चेंज भी नहीं करना है और देश को हमें प्रोग्रेसिव रखना है, देश को हमें आगे लेके जाने का। और उसके लिए अगर इस वक्त अगर इस देश में कोई सच्चा नेतृत्व है, कोई कर्तव्यगार अगर पंतप्रधान अगर है वो तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए उन्होंने समतोल रखा। इस बार उन्होंने एज अ पंतप्रधान मैंडेट जो है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है और इस देश में सभी को समान हक देने के लिए उन्होंने जो विरोधी पक्ष नेता है उसे भी मतदान किया है। मतलब देखिए आप, विरोधी पक्ष को भी जिंदा रखा है और देश में एक कर्तृत्ववान नेतृत्व को भी जिंदा रखा है उन्होंने, यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी उन्होंने जिंदा रखा है और जीत के लिए
उन्होंने नेतृत्व आगे लेके जाने के लिए पंतप्रधान पद के ऊपर उन्होंने फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी को ही बिठाया है। ना तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज देश के पंतप्रधान पद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की जगह पे राहुल गांधी या फिर संजय राउत होते फिर। That is something I would love to see. Hey, that'd be like a movie. That's very nice. Maybe we should make a picture out of that. सुप्रिया सुले जी का कमेंट कि आपने पूरे ताकत लगाए थे बारामती में उनको हराने के लिए, आपने तुतारी 2-3 कैंडिडेट्स को भी दिया, तुतारी विद पर्सन, तुतारी विदाउट पर्सन, अलग अलग, और सेम नाम के आप 2-3 कैंडिडेट खड़ा करते थे हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। पूरे पश्चिम महाराष्ट्र में आपने पूरा आपने हथकंडे इस्तेमाल कर दिया, प्रशासन का दुरुपयोग कर दिया आपने, बट दे विथस्टूड ऑल। इतना भी किया कि बारामती में शरद पवार जी के समर्थकों पर अटैक भी हो गया, फिजिकल वायलेंस हुआ, बट शरद पवार जी एंड सुप्रिया सुले जी इन सबको ओवरकम करके जीते हैं। बोला दैट इज ग्रेट विक्ट्री। हाउ डू यू सी सुप्रिया सुले इस प्रकार से स्टेटमेंट कर रही है? सावंत साहब। प्रदीप जी देखिए, प्रदीप जी चुनाव जब होता है तो हार और जीत तो किसी ना किसी की हो गई। हम सुप्रिया सुले जी को शुभकामनाएं देते, वो जीत गई है। जीतने के बाद हर कैंडिडेट इस प्रकार की बातें करता है कि हमारे ऊपर ऐसा हुआ था और हमारे ऊपर वैसा हुआ था, काफी कठिन परिस्थिति में हम थे लेकिन फिर भी हम जीत गए। तो कोई देखिए, एक जब आदमी जीतता है तो सामने वाला हारना जरूरी होता है, उसके बगैर सुप्रिया सुले जीतती नहीं। अगर इनकी जो मिसेस थी वो अगर जीतती तो सुप्रिया सुले को हारना पड़ता। तो इसमें क्या है, जो कामकाज उन्होंने किया रहेगा, उनको पब्लिक ने वोट किया है और उसकी वजह से वो जीत गई है। लेकिन तो सावंत साहब अगर इसको इस सवाल को अलग तरीके से पूछा जाए, सुप्रिया सुले जीत गई है, चलो अच्छी बात है, जीती, वो तो एक्सपेक्टेड था ही, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब जैसे प्रवक्ता आकर के तो भाई पार्टी के प्रवक्ता तो यही बोलेंगे ना हमारा कैंडिडेट जीतने वाला है चुनाव के पहले, ये थोड़ी बोलेंगे कि असली स्थिति क्या है, वो तो सबको मालूम ही था कि वह जीतने वाली है। लेकिन अजीत दादा पवार के आसपास जितने लोग हैं जिनसे हम लोगों की बात हुई है, वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे साहब के जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने उनके कैंडिडेट्स के लिए अच्छी तरह काम नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है सर। इसमें कितनी सच्चाई है सावंत साहब? नहीं, ये बातें तो मैं भी सुन रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कल ही भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य महाराष्ट्र के जो मुख्य नेता हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस प्रकार की बातों के ऊपर हर कार्यकर्ता ने कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये बातें उचित नहीं है। हम एक होकर लड़े थे यहाँ पर, हर किसी ने एक दूसरे के लिए काम किया है, हमने उनके लिए किया है, उन्होंने हमारे लिए किया है, रिजल्ट सब अब पूरी दुनिया के सामने है। अब हमें विधानसभा के चुनाव के लिए कोशिश करनी है। तो ये जो एक दूसरे के ऊपर आरोप है, वो आरोप आप इसी वक्त हमारे ऊपर काम नहीं किए हैं और हमें यहाँ भी ये कहते कि तो उस बातों को अभी कोई महत्व मैं देता नहीं हूँ। अगर फिर एक बार हमको जनता के सामने जाकर जनता का विश्वास हमें और भय पैदा हुआ था, उस भय को और भ्रम को हमें दूर करना है और जनता का विश्वास संपादन करके हमें ये बताना है कि इस महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से जो महायुति काम कर रही, उसी प्रकार फिर एक बार इस महायुति को हमें जिताना है। ना कि पिछली लोकसभा में जिस प्रकार से संजय राउत ने जो झूठा प्रचार किया था और उसके साथ उसकी पार्टी ने किया था, उस पार्टी को हमें मैंडेट देना है और इस बार जनता जागरूक हो जाएगी, हमें पूरा विश्वास है। और जो कमियां हमसे रह गई थी, उस कमियों के ऊपर हमारी तीनों पार्टियां काम में लग गई हैं। हमारे मुख्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी, तीनों पार्टियां मिलकर अपने अपने पार्टियों के आमदारों को, खासदारों को काम पे अभी से लगा रहे, कार्यकर्ताओं को वो सूचनाएं दे रहे हैं और अधिकारियों को मंत्रालय में बैठ के कामकाज शुरू हुआ है आज से ही। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में और राज्य में दोनों प्रमुखों ने, मतलब पंतप्रधान और मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं, वो कदम बहुत सराहनीय है। जी बिल्कुल, कोई दुराई नहीं है उसमें। उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बाकी सब भी हैं सर, दाल वगैरह के जो फार्मर्स हैं, बिल्कुल उत्पादक है जो सुप्रिया सुले जी, एंड बहुत जबरदस्त तरीके से बाढ़ आती है, बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पे पानी आता है।
क्योंकि वी वॉच द बजट- क्रॉप पैटर्न्स एवरी ईयर। जी बोलिए सर। बजट जी इस बात के ऊपर उनको बुलाकर 2 बार इस सब्जेक्ट पर मीटिंग हुई कि बारिश, अगर तेज बारिश इस महाराष्ट्र में होती है तो क्या क्या हमारे पास उसके ऊपर इलाज किए गए हैं, और ऐसा होता है तो हमें किस प्रकार से हमारी जनता को बचाना है, उनको किस प्रकार से जो सुविधाएं है वो देनी चाहिए, और क्या क्या चीजें हमको अभी से रखनी चाहिए। एनडीआरएफ के टीम के साथ हमें कैसे एक दूसरे के साथ ये रखना चाहिए, टाइप रखना चाहिए। ये सारी बातों के ऊपर उसके ऊपर ये हर दिन सोचा जा रहा है। मुख्यमंत्री काफी सजग है इस बात के लिए, और मुझे ये लगता है, मुझे विश्वास है मुंबई में भी पहली बारिश में कई जगहों पर कल बारिश पानी इकट्ठा हुआ था। अभी 1 घंटे पहले भी कई जगह पे पानी दिख रहा था। पहले बारिश में ये सारी बातें होती हैं, क्योंकि कचरा वगैरह जो होता है, कई कारण होते हैं कि जो कचरा मैनहोल्स के पास जाकर पानी इकट्ठा होता है, तो उसी के ऊपर महानगर पालिका को भी सजग किया गया है, कामकाज में लग गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये जो मुख्यमंत्री है और दोनों उप मुख्यमंत्री है वो काफी अच्छा इसके ऊपर उपाय करेंगे, और जितनी कम से कम हानि हो वो उसके ऊपर वो ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड Fantastic. कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण उन्होंने करी, तीसरी बार लगातार, जबरदस्त। आई होप And you have to admire your look, very impressive look आप लेके आए। look at that jacket, fantastic jacket, क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय भवानी, शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Wonderful, really truly wonderful. But I really tell you what, Pradeep ji, as far as the floods are concerned, the floods are going to be terrible this time, and I hope to God they're prepared for it, because every year Maharashtra suffers from the worst kinds of floods, and it's by the way, there's a template which is already there in the Chief Secretary's office. They know every village, every district, every taluka, they know where people have to be shifted, in which school, in which government Exactly. building, and so on and so forth. And that is an operation which takes place seamlessly, usually. And they've got a war room there, war room, a Yes. control room, and everything. You know, And by this time- video conferencing, they connect to each other. And this time they're getting satellite feed Bilkul, sir. of rising waters and Yes, stuff yes, like that. yes. I hope the loss of life and property will be minimal this time. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भैया, वो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, एंड प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स, प्लीज डू सेंड इन योर कमेंट्स, एंड वेल लेट्स होप the third term of Mr. Modi will be even more spectacular than his first two. I hope that happens. आप सब लोगों को जय सिया राम, हर हर महादेव। Har Har Mahadev.